गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएसटी में चैप्टर 10th में कल की क्लास में हमने देखा था अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्ति और उनके बारे में क्या क्या प्रावधान बने हुए हैं। दो चीज हमने देखी थी, अवयस्क से संबंधित प्रावधान और अस्वस्थ मस्तिष्क से संबंधित प्रावधान। आज देखते हैं राज नियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। राज नियम ने कुछ लोगों को अपनी पद स्थिति के कारण, अपने प्रभाव के कारण अनुबंध करने के अयोग्य घोषित कर दिया है। तो कौन कौन व्यक्ति हैं देखिए। कुछ व्यक्ति राजनीतिक स्थिति या अपने उच्च पद या प्रभाव के कारण या अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अनुबंध करने के अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि ये न तो अवयस्क हैं, न ये अस्वस्थ मस्तिष्क के हैं, लेकिन राजनीतिक स्थिति, पद स्थिति, इनके प्रभाव के कारण, इनकी वैधानिक स्थिति के कारण इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। जैसे विदेशी शत्रु, अगर विदेशी शत्रु के साथ में कोई व्यक्ति अनुबंध करता है तो ऐसा अनुबंध बेकार है, व्यर्थ है। भारत का राष्ट्रपति के पास उच्च पद होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, इसलिए उस पद पर रहते हुए अनुबंध करने के योग्य घोषित किया गया है। विदेशी सम्राट, राजदूत, कैदी या अपराधी कैद में रहते हुए अनुबंध नहीं कर सकता है। दिवालिया व्यक्ति आदि, तो इन पक्षों को अनुबंध करने के अयोग्य घोषित किया गया है। तो तीन पक्ष हैं, अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति और कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। ये लोग अनुबंध नहीं कर सकते हैं। अब देखिए स्वतंत्र सहमति संबंधी वैधानिक प्रावधान। 9th चैप्टर में हमने बात की थी सहमति क्या होती है और स्वतंत्र सहमति क्या होती है। यह हमने देखा था विशेषताओं में, वैध अनुबंध के लक्षणों में, कि अनुबंध के लिए सहमति का होना आवश्यक है, लेकिन सहमति भी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। तो स्वतंत्र सहमति के बारे में क्या क्या वैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। स्वतंत्र सहमति का अर्थ है ठहराव करने वाले पक्षकार एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो। बात तो एक ही होती है, अनुबंध हो रहा है तो दोनों पक्षों के बीच एक ही बात है, लेकिन पक्ष दो हो चाहे तीन हो, सभी पक्ष समान भाव से उस पर सहमत हो। अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार स्वतंत्र सहमति तब मानी जाती है जब वो 5 तत्वों से मुक्त हो। 5 तत्व कौन कौन से देखिए। उत्पीड़न, मिथ्या वर्णन, कपट, अनुचित प्रभाव और गलती। इन 5 तत्वों से सहमति मुक्त होनी चाहिए तो वो स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी, अन्यथा कानून स्वतंत्र सहमति नहीं मानता है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्पीड़न के बारे में क्या प्रावधान बनाए गए हैं। उत्पीड़न संबंधी प्रावधान। उत्पीड़न किसे कहते हैं। किसी को, हाँ, किसी पक्ष पर दबाव डालना, धमकी देना, बल प्रयोग करना, हत्या करने की धमकी देना, इस प्रकार से अगर किसी की सहमति ली जाती है तो सहमति उत्पीड़न कहलाती है। अब उत्पीड़न संबंधी क्या प्रावधान है। नंबर फर्स्ट देखिए, उत्पीड़न का आशय जोर जबरदस्ती, दबाव, धमकी, बल प्रयोग आदि से लिया जाता है। अनुबंध अधिनियम के अनुसार जब ठहराव करने के लिए एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को बाध्य करता है तो इसे उत्पीड़न कहा जाता है।
जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के उद्देश्य से बाध्य करता है। अब बाध्य कैसे करता है? दबाव डालता है, धमकी देता है, उसके साथ कोई जबरदस्ती करता है, बल प्रयोग करता है और उसको अनुबंध करने के लिए बाध्य करता है, तो ये उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। दूसरा देखिए, उत्पीड़न को इंगित करने वाले कुछ कार्य करना, ऐसे कार्य जो उत्पीड़न की तरफ इशारा करते हैं, इंगित करते हैं, तो ऐसे कार्य से अगर सहमति ली जाती है तो उसे भी स्वतंत्र सहमति नहीं माना जा सकता है। अब कौन कौन से कार्य ऐसे देखिए, मारना पीटना, बल प्रयोग करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में रुकावट डालना, चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या आदि की धमकी देना उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। अगर ये चीज करके, ये जितने भी बिंदु हैं, इनसे अगर किसी की सहमति ली जाती है तो ये स्वतंत्र सहमति की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, उत्पीड़न का उद्देश्य ठहराव करना होता है। उत्पीड़न किस लिए किया जाता है? ठहराव करने के उद्देश्य से, एग्रीमेंट करने के उद्देश्य से, सहमति लेने के उद्देश्य से उत्पीड़न किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पक्षकार अनुबंध करने के उद्देश्य से स्वयं पक्षकार के विरुद्ध अथवा उसके किसी संबंधी के विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग कर सकता है। ए और बी, मान लीजिए दो पार्टी हैं, ए ने बी को जान से मारने की धमकी दी और धमकी देकर इसकी सहमति प्राप्त कर ली, या ए ने बी को इसके बच्चे, लड़का, लड़की या अन्य किसी रिश्तेदार को जान से मारने की धमकी दी और उसकी सहमति प्राप्त कर ली, तो यह भी उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। तो उत्पीड़न का प्रयोग एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कर सकता है या उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध भी कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, उत्पीड़न का प्रयोग जिस स्थान पर किया गया है वहां भारतीय दंड संहिता लागू होना या ना होना महत्वहीन है। ऐसा स्थान जहां भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है तो यह सोचकर उत्पीड़न कर लिया जाए कि यहां भारत का कानून लागू नहीं होता है, तो यह बेकार है। वहां भी कानून लागू होगा। अगला देखिए, कर्मचारियों द्वारा अपने नियोक्ता को अपनी मांग पूरी करने के लिए यदि कोई धमकी दी जाती है तो यह उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आती है। अगर कर्मचारी अपनी वाजिब मांग को पूरा करने के लिए नियोक्ता को कोई धमकी देते हैं, हड़ताल करने की धमकी देते हैं, आत्महत्या करने की धमकी देते हैं, फैक्ट्री को जलाने की धमकी देते हैं, तो ऐसी धमकी उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आती है। कई बार क्लास में आपके साथ भी टीचर धमका देते हैं, कई बार बल प्रयोग भी कर लेते हैं, तो क्या इसको उत्पीड़न कहा जाएगा? क्यों? ये उत्पीड़न क्यों नहीं है? क्योंकि इसका उद्देश्य ठहराव करना नहीं है, आपसे कोई अनुबंध करना नहीं है, इसलिए इसको उत्पीड़न नहीं माना जा सकता। आपके माता पिता अगर आपको धमकाते हैं, डराते हैं, तो क्या उत्पीड़न है? ये उत्पीड़न नहीं है, क्योंकि ये काम आपसे कोई एग्रीमेंट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके कोई ना कोई हित के लिए, भले के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये तो है देखिए उत्पीड़न संबंधी प्रावधान। अब दूसरा देखिए, अनुचित प्रभाव संबंधी प्रावधान। जब पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध होते हैं कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है और इस स्थिति का प्रयोग पहला पक्षकार अनुबंध में अनुचित लाभ उठाने के लिए करता है, तो इसे अनुचित प्रभाव कहते हैं। एक पक्षकार अनुबंध करने का एक पक्षकार जब दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है और वो इस स्थिति का प्रयोग अनुबंध में अनुचित लाभ कमाने के लिए करता है, तो इसे अनुचित प्रभाव कहा जाएगा।
अनुचित प्रभाव के कुछ उदाहरण देखिए। पुलिस और अपराधी, यहां एक पक्ष दूसरे पक्ष की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है। कौन? पुलिस अपराधी की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है। डॉक्टर और मरीज, वकील और मुवक्किल, ऋणी तथा ऋणदाता, गुरु और शिष्य, इनमें से एक पक्ष ऐसा होता है जो दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। अगर वो इस प्रभाव का प्रयोग अनुबंध में अनुचित लाभ कमाने के लिए करता है तो इसे अनुचित प्रभाव कहा जाएगा। अगर इस प्रकार से सहमति ली जाती है अनुचित प्रभाव डालकर, तो कानून इसे स्वतंत्र सहमति नहीं मानता है। ठहराव में पीड़ित पक्षकार चाहे तो अनुबंध को व्यर्थ समझ सकता है। अगर पीड़ित पक्षकार चाहे तो ऐसे अनुबंध को व्यर्थ मान सकता है, या फिर पीड़ित पक्षकार चाहे तो दूसरे पक्षकार को अनुबंध में किए गए वादे को, वचन को पूरा करने के लिए बाध्य कर सकता है। अगला देखिए, कपट संबंधी नियम या प्रावधान। स्वतंत्र सहमति संबंधी दो प्रावधान हो गए हैं, उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव। अब देखिए कपट संबंधी नियम या प्रावधान। धारा 17 के अनुसार यदि कोई पक्षकार जानबूझकर अनुबंध के महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है, उसको ये पता है कि वो जो कुछ कह रहा है वो गलत है, जानबूझकर मिथ्या वर्णन करता है या अनुबंध के महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है ताकि दूसरे पक्षकार को धोखे में रखकर उसे अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया जा सके, तो इसे कपट कहते हैं, धोखा। अब क्या प्रावधान इस बारे में बनाए गए, देखिए। कपट संबंधी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। किसी असत्य बात को जानबूझकर सत्य बताना। पक्षकार को यह पता है कि वो जो कुछ कह रहा है वो असत्य है, लेकिन असत्य बात को अगर वो जानबूझकर सत्य बताता है तो ये कपट माना जाएगा। सेकंड देखिए, कोई भी ऐसा कार्य करना जिसका उद्देश्य दूसरे पक्ष को धोखा देना हो तो इसे भी कपट माना जाएगा। कोई भी ऐसा कार्य करना जिसे कानून द्वारा कपट में घोषित कर दिया हो। कानून ने ऐसे कार्य जिसको पहले से कपट में घोषित किया है कि ऐसे कार्य को करना कपट है, तो वो भी कपट माना जाएगा। कभी कभी मौन रहना भी कपट की श्रेणी में आता है। कभी कभी चुप रहना भी कपट की श्रेणी में आता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैं क्लास में पूछता हूं कि फर्नीचर किसने तोड़ा। आप सबको पता है किसने तोड़ा है, लेकिन आप सब साइलेंट रहते हैं, तो ये क्या है? कपट है, ये धोखा है। तो कभी कभी चुप रहना भी कपट माना जाता है। अगला देखिए, कपट करने वाले पक्षकार को वास्तविक सत्यता की जानकारी हो। जब कपट करने वाले पक्षकार को यह जानकारी हो कि जो कुछ वो कह रहा है वो असत्य है और वास्तव में सत्य क्या है ये उसको पता होता है, तो ये भी कपट है। अगला पॉइंट देखिए, दूसरे पक्षकार को वास्तव में धोखा देना या तथ्यों को छिपाना कपट है। दूसरे पक्षकार को धोखा देना या जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको छिपाना, तो ये भी कपट की श्रेणी में आता है। बाकी जो प्रावधान हैं उनको कल देखेंगे। ओके, थैंक्स।